विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर कमिंग ऑन इस, ये वीडियो भी छोटा सा रहेगा। इस वीडियो में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन शब्द को समझेंगे सबसे पहले, और क्लासिफिकेशन के बाद में हम कुछ इंटरप्रिटेशन रूल है वो पढ़ के और इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब छोटे छोटे लेक्चर्स इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कस्टम इतना बड़ा है, उसके छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगर सीरीज में चलते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ऊपर वाला टॉपिक और नीचे वाले टॉपिक में डिफरेंस क्या था। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसका, क्लासिफिकेशन का। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स। तो क्लासिफिकेशन शब्द का मीनिंग क्या हुआ? जब हम कस्टम टैरिफ एक्ट पढ़ते हैं तो कस्टम टैरिफ एक्ट में टोटल मिला के 8 डिजिट का कोड नंबर होता है, जिसमें से पहले वाले 2 डिजिट चैप्टर का नाम होगा, दूसरे वाले 2 डिजिट उसकी हेडिंग होगी, अगले वाले 2 डिजिट सब हेडिंग होगी, और उसके वाले 2 डिजिट प्रोडक्ट कोड होगा। जैसे वियर, कपड़े। ठीक है, तो कपड़ों से रिलेटेड एक चैप्टर हो गया जिसका नाम हो गया 01, तो नाम क्या हो गया, कपड़े। अब कपड़े के अंदर मेल वाले कपड़े, तो सब हेडिंग क्या हो गई, मेल क्लोथिंग। हेडिंग क्या हो गई, मेल क्लोथिंग। अब मेल क्लोथिंग के अंदर पार्टी वियर हो गई सब हेडिंग, और पार्टी वियर के अंदर ट्राउजर हो गया प्रोडक्ट कोड। तो समझो आपको कोई भी प्रोडक्ट ढूंढना है, जैसे स्टेशनरी आइटम। ठीक है, तो स्टेशनरी आइटम एक हो गया, अब उसमें कॉपी किताब से रिलेटेड एक अलग सब हेडिंग हो गई, उसके अंदर एक और हेडिंग हो गई सब हेडिंग। तो क्या हो गया, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग और प्रोडक्ट कोड। इस तरह से 8 डिजिट का आपका जो है वो कस्टम टैरिफ, कस्टम का जो है वो क्लासिफिकेशन होगा। अब जैसे आप लोगों को अच्छे से पता है, कस्टम टैरिफ एक्ट में जो है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है, इंटरनेशनली जो है हमने एक वो बना रखा है, रूल्स बना रखे हैं जिसको HSN कहा गया है, और वो HSN कोड की ही कॉपी करके हमने इसका क्लासिफिकेशन जो है वो कस्टम टैरिफ एक्ट के जो कस्टम टैरिफ एक्ट की जो बुक है उसका हमने क्लासिफिकेशन समझा है। तो जैसे सपोज हेडिंग है एडिबल वेजिटेबल, हेडिंग क्या हो गई, एडिबल वेजिटेबल, उसके अंदर ओनियन, शैलेट, गार्लिक और लीक, ये हो गई इसकी हेडिंग। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया, वेजिटेबल, उसके अंदर हेडिंग क्या हो गई, ओनियन, शैलेट, गार्लिक और लीक्स। उसके अंदर फ्रेश और चिल्ड ओनियन एंड शैलोट्स जो है वो क्या हो गई इसकी सब हेडिंग, और उसके अंदर फ्रेश और चिल्ड ओनियन इसका क्या हो गया, प्रोडक्ट कोड। तो यानी कि फ्रेश और चिल्ड ओनियन अगर हमें ढूंढना है अपने टैरिफ एक्ट में, तो हमें देखना पड़ेगा कि चैप्टर कौन सा देखें। तो हम ओनियन जो एक वेजिटेबल है तो हम चैप्टर देखेंगे एडिबल वेजिटेबल वाला। अब उस एडिबल वेजिटेबल के अंदर हम हेडिंग देखेंगे, कौन सी वाली हेडिंग, जहां पे लिखा हुआ है ओनियन, शैलेट, गार्लिक, लीक। अब उसके अंदर जाएंगे, हम देखेंगे फ्रेश और चिल्ड ओनियन एंड शैलेट, ओनियन और शैलेट एक वर्ड हो गया। अब उसके अंदर हो गया क्या, फ्रेश और चिल्ड ओनियन। ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने का तरीका क्या है, वो हमें पढ़ना है इंटरप्रिटेशन रूल में। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इंटरप्रिटेशन रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो हमें पढ़ना है वो कहां पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन रूल में, एंड इंटरप्रिटेशन रूल इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्लियर है आप लोगों को? तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं इंटरप्रिटेशन रूल्स अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, हाउ टू इंटरप्रेट। तो सबसे पहला है जनरल रूल, 5 रूल है, 5 रूल पढ़ के चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कस्टम का इंटरप्रिटेशन, कस्टम टैरिफ एक्ट का इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे याद है व्हेन आई वाज गिविंग एग्जाम, मोस्ट अकीन रूल आया था एग्जाम में, है ना। जब हम एग्जाम देते हैं तो चीजें याद रह जाती है अगर हमें अच्छे से आ रहा होता है टॉपिक। तो क्लासिफिकेशन को इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, मतलब ये इंटरप्रिटेशन पढ़ाया क्यों जा रहा है पहले वो समझो। सपोज करो कि बोर्ड साफ करने वाला जो डस्टर होता है, ठीक है, उसके नीचे वुड होता है और उसके ऊपर कपड़ा होता है। ठीक है, वुड का बेस है, उसके ऊपर एक कॉटन का जो है वो बनाया हुआ है जिससे हम लोग बोर्ड का डस्टर साफ करते हैं। क्योंकि आप सब स्टूडेंट हो तो आप इसको इजीली समझ पाओगे। अभी मैं अपनी भांजी के लिए बारबी डॉल वाला किट लाया है ना, बारबी किट जिसको अपन बोलते हैं। तो उसमें बारबी बेड था, वो भी सेम वैसे ही बना था, नीचे वुड और ऊपर गद्दा हो गया। तो मुझे बताओ
वो बारबी वालों ने बनाने के लिए लिया कहां से? स्टेशनरी की शॉप से। तो मुझे बताओ वो स्टेशनरी आइटम हुआ या गिफ्ट आइटम हुआ? और डस्टर जब हम यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया? स्टेशनरी आइटम। और जो 12वीं में जा रहा है तब क्या हो गया? गिफ्ट आइटम। तो ड्यूटी किस रेट से लगाए? स्टेशनरी आइटम से कि गिफ्ट आइटम से? स्टेशनरी आइटम में ड्यूटी कम है, गिफ्ट में कम है, ज्यादा है। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्लासिफिकेशन रूल पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, वैसलीन। वैसलीन जब सर्दी होती है तो हम लगाते हैं, तो वैसलीन को हम कहां पे रखें? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में या मेडिकेटेड आइटम में? केस लॉ है इसके ऊपर बड़े बड़े। कंपनी ने बोला कि ये तो मेडिकेटेड आइटम है, लेकिन डिपार्टमेंट ने बोला नहीं नहीं ये तो कॉस्मेटिक है, क्योंकि मेडिकेटेड में ड्यूटी कम है तो कंपनी उसको मेडिकेटेड बोल रही है, और जो क्या बोलते हैं इसको, कॉस्मेटिक में ड्यूटी ज्यादा है तो इसलिए गवर्नमेंट उसको कॉस्मेटिक बोल रहा है। झगड़ा हुआ, कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए। ठीक उसी तरह से और फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं इट इज अ कॉस्मेटिक, मेडिकल यूज में आप ले रहे हो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ठीक उसी तरह से पैराशूट हेयर ऑयल आता है। अभी पैराशूट हेयर ऑयल बोल रहा हूं मैं क्योंकि वो कोकोनट ऑयल होता है, तो नॉर्थ इंडिया में उसको वो लोग कॉस्मेटिक के रूप में यूज लेते हैं, साउथ इंडिया में वो नारियल का तेल खाने में काम में लेते हैं। जैसे नॉर्थ इंडियन जो होते हैं वो खाने के लिए मूंगफली का, सोयाबीन का तेल लेते हैं, वैसे साउथ इंडियन जो है वो खाने के लिए पैराशूट के जो है वो कोकोनट ऑयल लेते हैं। अब झगड़ा हुआ, केस हुआ कि जो कोकोनट ऑयल है ये एडिबल ऑयल है या कॉस्मेटिक हेयर ऑयल है। तो कंपनी ने बोला कि इट इज नॉट अ कॉस्मेटिक, इट इज एडिबल। एडिबल पे ड्यूटी थी नहीं, तो कंपनी क्या बोलना चाह रही थी? एडिबल। और वो क्या बोल रहे थे, गवर्नमेंट क्या बोल रही थी? इट इज कॉस्मेटिक, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सब उसको लगाने के लिए काम में लेते हैं, हेयर ऑयल के रूप में, और उसमें चमड़ी जो स्किन फट ना जाए इसके लिए काम में लेते हैं। केस हुआ, झगड़ा हुआ, कोर्ट में वीडियो चलाया गया। कौन सा वाला? जो अगर आपको याद हो तो एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें आंखों में पट्टी बांध के इधर उधर घूम रहे होते हैं, और आंखों में पट्टी बांध के इधर उधर ऐसे बाल लहरा रहे होते हैं, है ना। तो वो वीडियो चलाया गया, और कंपनी की तरफ से लॉयर ने कहा कि भाई साहब हमने पूरा वीडियो चलाया, हमने कहा इसमें छौंक लगाया है, हमने कहा इसमें ये कहा है कि बालों पे लगाया हुआ है, वो तो खाया हुआ भी हो सकता है और यहाँ पे भी लगाया हुआ हो सकता है, इसलिए पकड़ लिया हो। इस तरह का कुछ एक मेरे को थोड़ा सा इंसिडेंस याद आ रहा है। फाइनली डिसाइड हुआ इट इज एडिबल ऑयल इफ पैकिंग इज मोर देन 100 ml या 50 ml। जो 50 ग्राम 100 ग्राम की जो बॉटल आती है वो कोई खाने के काम में नहीं लेगा, वो लगाने के लिए काम में लेगा, और जो बड़ी बॉटल आती है उसके वो जो है वो खाने के काम में लिया जाएगा। और ध्यान रखना, आप पैराशूट की आज तक अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो देख लेना, वहां पे कहीं लिखा हुआ नहीं है हेयर ऑयल, वहां पे कहीं लिखा हुआ ही नहीं है हेयर ऑयल, और लोग उसे हेयर ऑयल के रूप में काम में ले रहे हैं नॉर्थ इंडिया वाले। उसमें लिखा हुआ होता है एडिबल ऑयल का तो मुझे नहीं पता, बट हेयर ऑयल नहीं लिखा हुआ होता है। अब आप जाके देख लेना, बाद में जब कोर्ट ने डिसीजन दिया तो 50 और 100 ग्राम की जो ब्लू कलर की बोतल आती है उसके ऊपर शायद लिखा हुआ हो तो आई डोंट नो, है ना, उसके ऊपर शायद लिखा हुआ हो तो आई डोंट नो, बट उस नहीं लिखा हुआ होता है, राइट। ये देखिए ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल ये लगाते हो आप लोग, मैं इमेजेस में जाके देखता हूं, चलो ये देखिए 100% प्योर कोकोनट ऑयल, देखिए यहाँ पे इंडियाज नंबर 1 कोकोनट ऑयल। ये हम लोग खाने के लिए काम में नहीं ले रहे, ये हम लोग लगाने के लिए काम में ले रहे हैं। देखो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, देखो यूनिक टेम्पर सील प्रूफ, देखो मस्त एकदम हैंड पिक कोकोनट 100% प्योर एडिबल ग्रेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 85 और लॉन्ग लास्टिंग एरोमा फ्रेश फॉर 18 मंथ। अब सोच के देखो, लोग इसको हेयर ऑयल, अच्छा इसके ऊपर हेयर ऑयल है बट हेयर ऑयल लिखा हुआ क्यों नहीं है इस पे? क्योंकि कंपनी इसके ऊपर अपनी ड्यूटी बचाना चाहती है। तो इस तरह के ये जो मैं केस बता रहा हूं ये कस्टम से रिलेटेड नहीं है, जीएसटी से रिलेटेड केस, सॉरी एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड केस था, राइट। तो अब वो ड्यूटी में कंफ्यूजन ना हो यही समझाने के लिए इंटरप्रिटेशन रूल आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं सबसे पहला जनरल रूल नंबर 1 आपको लेके चल रहा हूं, जनरल रूल फॉर क्लासिफिकेशन। एसेंस ऑफ दिस रूल इज दैट reference to rule may be made in case of any ambiguity, that is the reference to 6th rule of interpretation is not required when classification of goods is possible on the basis of description of reading heading and subheading। means rule number 1 कहता है हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ के अगर आपको पता चल जाता है कि गुड्स के ऊपर ड्यूटी क्या लगेगी तो आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है।
मतलब अगर जो आर्टिकल है उसकी हेडिंग और सब हेडिंग से पता चल जाए तो आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज रूल नंबर 1। यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ के पता चल जाए कि ये क्लासिफिकेशन में किस रेट पे आ रहा है, या इसकी हेडिंग पता चल रही है, सब हेडिंग पता चल रही, जैसे अभी हमने ऊपर वाला देखा था तो पता चल रहा है ना कि ओनियन वेजिटेबल में आएगा और उसका एंट्री नंबर ये होगा, तो उसके आगे जो रेट लगी हुई है, ड्यूटी की जो रेट लगी हुई वही कस्टम ड्यूटी की रेट हो जाएगी। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 का ए बोलता है कि एनी रेफरेंस टू हेडिंग टू एन आर्टिकल shall be deemed to include reference to that article in unfinished stage 2 as long as in present stage incomplete article। तो इन्होंने कहा कि जैसे सपोज कोई साइकिल है, साइकिल के ऊपर सीट नहीं लगी हुई है, तो साइकिल के ऊपर सीट भले ही ना हो लेकिन ड्यूटी तो साइकिल वाली लगेगी ना उसके ऊपर, उसको साइकिल ही बोला जाएगा। जैसे बाईसाइकिल जो आती है टू व्हीलर वाली जो साइकिल पेंडल चला के अपन साइकिल जो चलाते हैं, वो बाईसाइकिल के ऊपर सीट अगर नहीं लगी हुई तो अनफिनिश्ड आर्टिकल है। भले वो अनफिनिश्ड है, भले उसके ऊपर सीट नहीं है, बट ड्यूटी जो लगाई जाएगी वो साइकिल वाली लगाई जाएगी, ऐसा 2A बोल रहा है। 2B कह रहा है अगर मान लीजिए इन एनी रेफरेंस इन अ हेडिंग टू मटेरियल और सब्सटेंस शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड रेफरेंस टू द मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मटेरियल और सब्सटेंस विद अदर मटेरियल और सब्सटेंस। जैसे नेचुरल रबड़ अगर कोई है तो उसके अंदर जो है सिंथेटिक रबड़ भी आ गया और दूसरे कोई और फॉर्म का अगर रबड़ है तो वो भी आ गया। जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड है किसी स्पेशल जो है वो चीजों से मिलके बना है, जैसे गोल्ड की चेन, वो ज्वेलरी के अंदर आ जाएगी। अब रिंग भी उसी में आएगी, गोल्ड की रिंग भी उसी में आएगी, गोल्ड की चेन भी उसी में आएगी, गोल्ड का बोरिया भी उसी में आएगा, ब्रेसलेट भी उसी में आएगा, इस तरह से, ठीक है। बट एग्जैक्ट एग्जांपल अपन रबड़ का ले सकते हैं। अगर कहीं नेचुरल रबड़ लिखा हुआ है तो अब नेचुरल रबड़ के अलावा कोई सिंथेटिक रबड़ है तो उसकी ड्यूटी भी नेचुरल रबड़ वाली ही लगाई जाएगी, ये है। तो चेन वाला एग्जांपल छोड़ दो क्योंकि रूल 3 में आने वाला है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जैसे गुड शैल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग विच इज क्लोजेस्ट टू द स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन। अब जैसे चाय, मिंट टी, ब्लैक टी, लेमन टी, अगर कहीं टी लिखा हुआ है ना तो मिंट टी पे भी वही रेट लगेगी, लेमन टी पे भी वही रेट लगेगी। मिंट टी लिखा हुआ होना अलग से जरूरी नहीं, आजकल तो जिंजर टी भी आती है, मिंट टी भी आती है, लेमन टी भी आती है। तो इन्होंने कहा कि अलग से टी के ऊपर मिंट टी वगैरह लिखा हुआ हो तो या ना लिखा हो तो भी चलेगा। सेकंड है एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कोई कंपोजिट गुड्स हैं, कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर रूल 3A, then shall be classified on the basis of material as substance that define the essential character. If one import liquor gift set, अगर कोई लिकर का गिफ्ट सेट इंपोर्ट कर रहा है जिसके अंदर लिकर भी है और ग्लासेस भी है, तो मुझे बताओ आपको लिकर मंगानी थी या फिर ग्लासेस मंगानी थी? और लिकर मंगाई तो लिकर के साथ ग्लासेस आ गई है तो ड्यूटी लिकर वाली लगेगी, ये कहना चाह रहा है। तो एसेंशियल कैरेक्टर क्या है? आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो उसमें मेन क्या मंगा रहे हो? लिकर और ग्लासेस साथ में आ रही है, लिकर गिफ्ट सेट आ गया तो ड्यूटी लिकर वाली लगेगी, ये कहना चाह रही है। अगला है लेटर द बेटर, यानी कि ऊपर वाले जितने भी हमने रूल पढ़े उसमें जो रूल बाद में आएगा वो पहले माना जाएगा। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट रूल नंबर 1, 2, 3 तीनों में कवर हो रहा है तो इंटरप्रिटेशन उसका 3 के हिसाब से लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड लेटर टू लेटर इज बेटर, राइट। अब आता है अकीन प्रिंसिपल। अब कोई पर्टिकुलर गुड्स है, वो गुड अगर अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो उससे मिलता जुलता जो गुड्स है, उसके सिमिलर जो गुड्स है उसको मोस्ट अकीन गुड्स कहा जाता है। तो अगर वो पर्टिकुलर गुड्स अगर अवेलेबल नहीं है तो उससे जो मिलता जुलता जो गुड्स है, मोस्ट अकीन गुड्स, उसके हिसाब से ड्यूटी लगाई जाएगी, ऐसा रूल नंबर 4 कह रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल एंटी ग्लेयर फिल्म्स यूज्ड फॉर कार विंडो, वेंटिलेशन ब्लाइंड एंड ऑल ऑफ दीज आर नॉट सेपरेटली क्लासिफाइड। तो इसको हम लोग बिल्डर वेयर ऑफ प्लास्टिक में ही कवर करेंगे। जैसे बिल्डिंग वेयर ऑफ प्लास्टिक तो लिखा हुआ है, पर जो एंटी ग्लेयर शील्ड आती है, जो धूप को बचाने के लिए जो एंटी ग्लेयर शील्ड वगैरह आती है, या कार के विंडो के ऊपर जो एंटी ग्लेयर शील्ड लगी हुई होती है, वो कहीं नहीं है तो उसको बिल्डर वेयर में आप काउंट कर लोगे। जो बिल्डर वेयर पे जो ड्यूटी लग रही है वही एंटी ग्लेयर पे ड्यूटी लग जाएगी, क्योंकि एंटी ग्लेयर जो है वो टैरिफ एक्ट में कहीं लिखा हुआ अगर नहीं हो तो, ठीक है। लास्ट है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब जैसे कार, आपने कोई गिटार परचेस किया तो गिटार के ऊपर कवर भी है,
तो कवर के ऊपर गिटार वाली रेट से ड्यूटी लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात? गिटार कवर के साथ ही तो खरीदोगे। आपने अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा है जिसके ऊपर रैपर भी है, पैकिंग मटेरियल भी है, तो पैकिंग मटेरियल पे जो ड्यूटी वो पैकिंग मटेरियल वाली नहीं, वो जो अंदर सामान है उस रेट से ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन अगर वो पैकिंग मटेरियल अगर कोई ऐसा है जो खुद ही पैकिंग मटेरियल खुद महंगा है, उसको सेपरेट करके आप बाजार में अलग से बेच सकते हो। अब गिटार कवर ले लिया, उसके ऊपर हीरे जड़े हुए हैं, तो हीरों की रेट से ड्यूटी होगी, कवर की रेट से ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। दैट इज मेन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में रूल नंबर 6 कहता है ओनली सब हेडिंग एट द सेम लेवल आर कंपेरेबल। जो भी सेम हेडिंग्स हैं वो जो है वो कंपेरेबल है। अब यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं, है ना, कुछ केसेस दे रखे हैं, वो केसेस आप अपने आप रीड आउट कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये लेक्चर छोटा ही रहेगा, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कस्टम टैरिफ एक्ट का क्लासिफिकेशन बताने के लिए आ रहा हूं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जनरल रूल। जनरल रूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई गुड्स हेडिंग और सब हेडिंग से समझ में आ रहा है तो हेडिंग और सब हेडिंग वाली ड्यूटी लगेगी। जनरल रूल नंबर 2 क्या पढ़ा था? अगर कोई भी रेफरेंस है, अगर हेडिंग और आर्टिकल में दिख गया है, लेकिन वही गुड्स अगर अनफिनिश्ड फॉर्म में है, पूरा नहीं बना हुआ है, जैसे साइकिल विदाउट सीट, कार विदाउट टायर अगर है, तो कार वाली रेट से ड्यूटी लगेगी और साइकिल वाली रेट से ही ड्यूटी लगेगी। उसके बाद इसने बोला कि अगर एनी हेडिंग और मटेरियल और सब्सटेंस शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रेफरेंस टू मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मटेरियल, जैसे ज्वेलरी वर्ड लिखा हुआ है तो गोल्ड की रिंग, गोल्ड की चेन वगैरह सब यहीं पे कवर हो जाएगी। मैं पहले सोच रहा था 3 में आएगा, बट 3 में नहीं आ रहा है, 2 में ही रहेगा। अगर किसी गुड्स का स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जैसे मिंट टी अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर रखी है, कोल्ड कॉफी अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर रखी है, तो कोल्ड कॉफी में बेवरेजेस वाली रेट से ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोल्ड कॉफी बेवरेज है। मिंट टी जो चाय जो कच्ची चाय जो आती है, चाय की पत्ती, वो तो लिख रखा है, बट मिंट टी नहीं लिख रखा, तो मिंट टी पे चाय की पत्ती वाली ड्यूटी लगेगी, ऐसा रूल 2A बोल रहा है। रूल 2B बोल रहा है एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। अगर कोई आप सामान मंगा रहे हो जिसके अंदर 2-3 आइटम साथ में, तो आपका मेन मुद्दा क्या था, क्या मंगाना मेन मुद्दा था। तो जैसे इसने एग्जांपल दे दिया, लिक्कर सेट मंगाया, उसमें कुछ ग्लासेस और लिक्कर साथ में आई है, तो ड्यूटी लिक्कर वाली लगेगी। फिर हमने पढ़ा लेटर द बेटर प्रिंसिपल। इन सब में जो बाद में आ रहा है वो बेटर है, ये हमने पढ़ लिया। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये लेक्चर छोटा ही रहेगा। with this I conclude this particular lecture, कस्टम टैरिफ एक्ट का क्लासिफिकेशन रूल। कल के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं कल के लेक्चर में वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।